बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर क्लास 9 के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा इसके क्वेश्चन आंसर किए थे। आज के हमारे इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है कैटाफोरिक रेफरेंस और एनाफोरिक रेफरेंस। तो मैं आज के हमारे इस टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगी कि कैटाफोरिक रेफरेंस किसे कहते हैं, ग्रामेटिकली ये किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है, और एनाफोरिक रेफरेंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो कैटाफोरिक रेफरेंस है, रेफरेंस मीन होता है हवाला। रेफरेंस हवाला। कैटाफोरिक बोलते हैं तकरार मानवी हवाला या बाद अज मतन। अज ये फ़ारसी का वर्ड है। अज ये जो है ये पर्शियन का वर्ड है जिसके मायने हैं, इसका मतलब होता है से। ठीक है, तो ये डिफ़ाइन मैंने यहाँ पे राइट किया है। तो मैं डिफ़ाइन के थ्रू पहले आपको जो है वाज़ह कर देती हूँ, फिर हम इसके एग्जांपल्स के थ्रू जो है और भी अच्छे तरीके से सीखेंगे कि कैटाफोरिक रेफरेंस क्या होता है। एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन इजहार। ठीक है, एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स, रेफ़र कहते हैं हवाला दे, यानी वो इजहार जो हवाला दे टू आ लेटर। लेटर मीन बाद में। एक्सप्रेशन इजहार का इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड आ कैटाफोरिक रेफरेंस, यानी इजहार जो गुफ्तगू में बाद वाले इजहार की तरफ इशारा करे, पॉइंट आउट करे, वो क्या कहलाता है, तकरार मानवी हवाला या कबल अस मतन हवाला। मतन, अब आप सोच रहे होंगे कि मतन का मतलब क्या है। मतन मीन होता है, उर्दू में इसको बोलते हैं अबारत। ठीक है, मतन का मतलब होता है अबारत यानी पैराग्राफ। इंग्लिश में हम जो पैराग्राफ हमारा दिया हुआ हो उसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट हो वो बाद में हो और जो उसका जो रेफरेंस हो वो पहले हो, वो कैटाफोरिक रेफरेंस कहलाता है। यानी एक अबारत आपके पास दी हुई है फॉर एग्जांपल, और आपने उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जानना है, यानी उसकी वजाहत पहले है, आपको पता नहीं है किस चीज़ की तशरीह दी गई है। तो आप अबारत में जब हम किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जानने के लिए अबारत में आगे जाना पड़े हमें, वो कहलाता है कैटाफोरिक रेफरेंस। मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाती हूँ। इसकी आपको आई थिंक डिफ़ाइन की तो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे हमें और भी पता चल जाएगा। तो एग्जाम्पल है द होली प्रॉफिट, the holy prophet peace be upon him। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेम मुबारक पूरा राइट क्या करेगा, peace be upon him and his companion हज़रत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु migrated from Makkah to Medina, Makkah to मदीना। ठीक है, अब देखिए ये एक पूरी स्टेटमेंट है, एक पूरा सेंटेंस है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, यानी इसको हम उर्दू में मतन बोल रहे हैं, इंग्लिश में पैराग्राफ है ये छोटा सा। तो एग्जाम्पल में वो कहते हैं द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड हिज कंपेनियन। अब यहाँ मैंने जो ब्लू में मार्क दिया है हिज कंपेनियन, यानी यहाँ पे ये जो हिज है ये क्या है, उनका साथी। प्रोनाउन यूज है, किनका साथी हमें नहीं पता, साथी कौन है यानी हिज कंपेनियन हमें नहीं पता। तो यहाँ पे हम हिज कंपेनियन यानी कंपेनियन को जानने के लिए अबारत में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो जब हम अबारत में आगे की तरफ, यानी रेफरेंस हमें पहले दे दिया गया है
हिज कंपेनियन उनका साथी, लेकिन साथी कौन है ये नहीं बताया गया। लिहाजा इसको यानी कंपेनियन को जानने के लिए जब हम इबारत में आगे जाएंगे, पैराग्राफ में आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। यानी कंपेनियन कौन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ये कंपेनियन है, यानी ये हमारे सब्जेक्ट है। यानी अब हमने इनको जानने के लिए इबारत में आगे की तरफ जो है हमने रुख जो है किया, तो ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर क्या होगा, कैटाफोरिक रेफरेंस। ये यानी रेफरेंस पहले है और सब्जेक्ट जो है बाद में हो, या फिर इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि जब जो सब्जेक्ट हो वो बाद में आए और उसका जो प्रेडिकेट है वो पहले। अब प्रेडिकेट क्या होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट वाज़ा करे ना सेंटेंस की, अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम उसको प्रेडिकेट कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो हिज कंपेनियन ये जो है प्रेडिकेट है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, क्योंकि यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अकॉर्डिंग जो है उनकी स्टेटमेंट वाज़िया की जा रही है, हिज कंपेनियन, और सब्जेक्ट ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सिंपल सी बात है कि जब एक पैराग्राफ में, दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ कि जब पैराग्राफ के अंदर हमें जो रेफरेंस दिया गया होता है, जो हवाला दिया गया होता है, या कोई बात होती है, कोई इजहार होता है, उसको जानने के लिए हम इबारत में आगे की तरफ बढ़े हैं, आगे की तरफ जो है पढ़ें, तो यानी हमें इबारत में आगे जाना पड़े, पैराग्राफ में आगे की तरफ जाना पड़े, तो क्या कहलाता है, कैटाफोरिक रेफरेंस। ये क्या हुआ, कैटाफोरिक रेफरेंस। ठीक है, इस तरह एक और मिसाल मैं आपको बुक से अकॉर्डिंग कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये चंद स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे पैराग्राफ 2 में ये देखें, हर ग्रैंडफादर अबू कहाफा। अब हर ग्रैंडफादर, यहाँ पे हर प्रोनाउन यूज़ किया गया है। ग्रैंडफादर उनके दादा जान कौन है। अब हमें इबारत की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा कि कौन है दादा जान, अबू कहाफा। तो यहाँ पे रेफरेंस पहले और जो सब्जेक्ट है वो बाद में, यानी प्रेडिकेट पहले है, सब्जेक्ट बाद में। तो हमें ग्रैंडफादर को जानने के लिए इबारत में आगे की तरफ जाना पड़ा, तो ये क्या हो गया, कैटाफोरिक रेफरेंस। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कैटाफोरिक रेफरेंस की। अब हम करेंगे एनाफोरिक रेफरेंस। इसके बाद है एनाफोरिक रेफरेंस। ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, उसके उलट है। उर्दू में इसको हम बोलते हैं तकरार, लफ्ज़ी हवाला या कबल अज़मतन। उसमें क्या था, लेटर, यानी बाद अज़मतन। ये क्या है, कबल। कबल मीन होता है पहले, कबल अज़मतन यानी इबारत से पहले। ठीक है, कबल का मतलब पहले। अब सबसे पहले मैं इसकी डिफ़ाइन आपको कराऊंगी कि एनाफोरिक की डिफ़ाइन क्या है, फिर हम इसके एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे। ये सेम टू सेम उसी के जैसा है, जस्ट इसमें एक वर्ड की चेंजिंग है। अगर उसमें लेटर एक्सप्रेशन है तो इसमें अर्लियर एक्सप्रेशन आ जाएगा, बाकी सारी वही रहेगी। तो इसकी डिफ़ाइन है एन एक्सप्रेशन that refer मीन हवाला, जो कि रेफ़र करता है, हवाला देता है टू एन अर्लियर, यानी सेम सिचुएशन, अर्लियर एक्सप्रेशन in the discourse is called an
anaphoric reference. Anaphoric reference. ठीक है, अब देखें इसमें और उसमें जस्ट कितनी सी चेंजिंग है, सिर्फ इस वर्ड की। अर्लियर वहाँ पे क्या था, लेटर, यानी एन एक्सप्रेशन वो इजहार दैट रेफर्स जो कि हवाला दे टू एन अर्लियर एक्सप्रेशन, यानी अपने इजहार से कबल अज इजहार का। इन द डिस्कोर्स इस कॉल्ड, यानी इबारत के अंदर इस कॉल्ड एन एनाफोरिक रेफरेंस, यानी वो क्या कहलाता है, कबल अज मतन। तो इसमें उसका उलट है, उसमें हम क्या करते थे कि अगर किसी जो सब्जेक्ट के मुतालिक हमने जानना होता था तो हम इबारत में आगे की तरफ बढ़ते थे। इसमें हम क्या करेंगे, इबारत में पीछे की तरफ, यानी जिस सब्जेक्ट के मुतालिक आपने जानना है या जिसके रेफरेंस के मुतालिक आपने जानना है, आपको इबारत में पीछे की तरफ आना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, एनाफोरिक रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा was among us the early few who accepted Islam. She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq. अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे ग्रीन में जो राइट किया है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, यानी ये सब्जेक्ट हमारा पहले है। वो कह रहे हैं हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज अमंग अस द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम, यानी इसमें यहाँ पे ये कहा गया है सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हज़रत अस्मा, हमें नहीं पता कौन है हज़रत अस्मा। इनको जानने के लिए जो है वाज अमंग अस द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम, यानी वो जिन्होंने इस्लाम, चंद इब्तदाई लोग, यानी जिन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल किया। उसके बाद आपको यहाँ पे शी नज़र आ रहा होगा, जो कि प्रोनाउन है, ये देखें शी ग्रीन में, जिनको मैंने सर्कल किया है। अब हमें नहीं पता शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी। अब यहाँ पे नेम नहीं है, प्रोनाउन यूज़ किया गया है। तो इसको जानने के लिए कि आखिर कौन है उनकी बेटी, हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे इबारत में पीछे की तरफ, यानी इबारत में जब हम पीछे की तरफ रीड करेंगे, ये देखें हम पीछे की तरफ आ रहे हैं शी को जानने के लिए। वो कौन है, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो शी किन के लिए यूज़ किया गया है, हज़रत अस्मा के लिए। तो यहाँ पे जो है एट अ टाइम, इनको जानने के लिए जब हम इबारत में पीछे की तरफ गए तो हमें पता चल गया हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा है वो, जो कि चंद इब्तदाई मतलब उन लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और वो दूसरा क्या है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी। तो ये देखें यहाँ पे हम पैराग्राफ के अंदर शी को यानी प्रोनाउन को जानने के लिए पैराग्राफ के पीछे गए। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एनाफोरिक रेफरेंस, एनाफोरिक रेफरेंस। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, यानी ये उसका सेम टू सेम उसी के जैसा है। यानी यहाँ पे फिर दूसरा तरीका मैं बता देती हूँ कि जब यहाँ पे हज़रत अस्मा जो है सब्जेक्ट पहले है, ठीक है, और इनका जो प्रेडिकेट है, यानी ये जो वास अमंग अस द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम, ये क्या है, ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर मैंने आपको बताया था प्रेडिकेट, यानी उनकी जो खासियत है वो बाद में बयान की गई और सब्जेक्ट पहले है। तो ये क्या हो गया, एनाफोरिक रेफरेंस। तो दोबारा फिर रिपीट कर देती हूँ,
एनाफोरिक रेफरेंस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो पहले होता है और जो प्रेडिकेट होता है वो बाद में, या फिर ये कि जिस सब्जेक्ट के मतलब पूछा जा रहा है उसको जानने के लिए जब हम पैराग्राफ में पीछे की तरफ जाएंगे तो वो एनाफोरिक रेफरेंस होगा। और जब किसी सब्जेक्ट को या किसी बात को, किसी स्टेटमेंट को जानने के लिए पैराग्राफ में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वो क्या होगा, कैटाफोरिक रेफरेंस होगा। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो दोबारा फिर आप मतलब अच्छे से जो है इसी लेक्चर को सुनिएगा। ये बहुत इजी है, एनाफोरिक रेफरेंस और कैटाफोरिक रेफरेंस। और इसी के साथ हमारे ये जो स्टेटमेंट दी गया है टोटल 7 है, 7 स्टेटमेंट है और हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट कैटाफोरिक रेफरेंस है और कौन सी एनाफोरिक रेफरेंस है। अगर आपने ध्यान से समझा है तो आई थिंक आपको ये सारी अभी के अभी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने इसके आगे मेंशन करना है कि ये कैटाफोरिक रेफरेंस है और ये एनाफोरिक रेफरेंस है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। होमवर्क में आपने ये पूरी जो है कैटाफोरिक रेफरेंस, एनाफोरिक रेफरेंस, इसकी छोटी सी असाइनमेंट अच्छे से करनी है, प्यारी से मतलब राइट करनी है। और 3 एग्जाम्पल आपने खुद से मेंशन करनी है कैटाफोरिक रेफरेंस की और एनाफोरिक रेफरेंस की। स्ट्रक्चर भी शो करना है। ठीक है, होमवर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आज का काम आज ही करना है, कल पे पेंडिंग नहीं करना। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। टेक केयर, खुदा निगहबान।